12 फरवरी 2019 की बात है, जब नॉर्वे के एक छोटे से ठंडे और लगभग हमेशा धुंध में डूबे रहने वाले कोस्टल टाउन से ओलाव हैंसेन नाम का एक नॉर्मल सा फिशरमैन अपनी लकड़ी की छोटी सी बोट लेकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के उस हिस्से में निकलता है जहां समंदर सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि हर लहर के साथ जिंदा बर्फ सांस लेती है। ओलाव कोई नया या अनजान आदमी नहीं था, बल्कि वो पिछले 15 सालों से इसी समंदर में मछली पकड़ता आ रहा था और इसी वजह से उस दिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे लगता हो कि समंदर उसे पहचानता है और आज भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन का उसका प्लान बेहद साधारण था, बस एक दिन के लिए बाहर जाना, मतलब करीब 24 से 30 घंटे समंदर में बिताना, अच्छी मछलियाँ पकड़ना और फिर अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वापस अपने घर लौट आना, ठीक वैसे ही जैसे वो दर्जनों बार पहले भी कर चुका था। मौसम उस वक्त बिल्कुल साफ था, हवा हल्की चल रही थी, आसमान में बादल तक नहीं थे और समंदर भी उस समय इतना शांत लग रहा था जैसे उसने अपने असली इरादों को छुपा लिया हो, ताकि सामने वाले को जरा भी अंदाजा न हो कि आगे क्या होने वाला है। ओलाव की बोट कोई बड़ी या लग्जरी बोट नहीं थी, बल्कि लगभग 22 फीट लंबी लकड़ी की एक सिंपल सी बोट थी, जिसमें ना कोई हीटर लगा था, ना कोई सैटेलाइट फोन और ना ही कोई इमरजेंसी रेडियो सिस्टम, क्योंकि ओलाव के दिमाग में बस एक ही बात थी कि वो कोई हफ्तों के लिए नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ एक रात की बात है। इसी सोच के चलते वो अपने साथ बहुत ज्यादा सामान भी नहीं लेकर गया था, बल्कि बस उतना ही जितना उसे लगता था कि एक रात के लिए काफी होगा, जैसे कुछ सूखी मछलियाँ, एक थर्मस जिसमें थोड़ा सा गर्म पानी था, एक छोटा सा गैस स्टोव, 2 चाकू, फिशिंग नेट और एक जीपीएस डिवाइस जिसकी बैटरी उसे लगता था कि जरूरत से ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास एक मोटा सा जैकेट भी था, जिसे पहनकर ओलाव को पूरा भरोसा था कि वो इस ठंड से आराम से लड़ लेगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार ऐसी ठंड में काम कर चुका था और हर बार सही सलामत वापस लौटा था। शाम होते होते सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। ओलाव अच्छी खासी मछलियाँ पकड़ चुका था और अपने मन में ये हिसाब लगा रहा था कि आज की कमाई उसके आने वाले दिनों को कितना आसान बना देगी। तभी अचानक समंदर ने बिना किसी चेतावनी के अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया। पहले हवा की स्पीड थोड़ी तेज हुई, फिर पानी की सतह पर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर ओलाव ने शुरुआत में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस इलाके में हल्की बर्फ दिखना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े भारी और सख्त आइस फ्लो में बदलने लगे और तभी ओलाव के चेहरे से वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब होने लगा, क्योंकि अब उसे साफ समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है। ओलाव ने बिना समय गंवाए इंजन स्टार्ट किया और बोट को कोस्ट की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अगर वो अब भी यहीं रुका रहा तो हालात बहुत जल्दी उसके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन ठीक उसी पल बोट को एक जोरदार झटका लगता है और नीचे से क्रैक की ऐसी आवाज आती है जैसे किसी ने पूरी ताकत से लकड़ी को तोड़ दिया हो, और उस एक आवाज के साथ ओलाव का दिल भी एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। वो घबराकर झुकता है और बोट के नीचे देखता है और जो नजारा उसके सामने होता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, क्योंकि बोट का निचला हिस्सा बर्फ से टकराकर डैमेज हो चुका था और समंदर का पानी बहुत धीरे धीरे बोट के अंदर घुसने लगा था। ये ऐसा डैमेज नहीं था कि बोट तुरंत डूब जाए, लेकिन ये भी ऐसा नहीं था जिसे नजरअंदाज किया जा सके, क्योंकि ओलाव अच्छी तरह जानता था कि इस ठंडे पानी में अगर हालात बिगड़े तो इंसान को मरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ओलाव के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अगर वो जल्दी जमीन तक नहीं पहुंचा तो ये ठंड उसे मार डालेगी, चाहे उसके पास खाना हो या पानी। वो पूरी ताकत से इंजन को पुश करता है। इंजन एक बार आवाज करता है, दूसरी बार जैसे खांसता है और फिर अचानक पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे अब बोट पूरी तरह समंदर की मर्जी पर छोड़ दी जाती है। अब ओलाव उस समंदर में फंस चुका था जहाँ हर गुजरती लहर के साथ बर्फ उसकी तरफ बढ़ रही थी। जीपीएस अभी भी चालू था, बैटरी भी बची हुई थी और जमीन सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर थी। फिर भी वो वहाँ तक पहुँचने में पूरी तरह बेबस हो चुका था। मदद दूर नहीं थी, संसाधन मौजूद थे और बोट अभी भी तैर रही थी, लेकिन ओलाव को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अगले पूरे 76 दिन इसी बर्फ से भरे समंदर में जिंदा रहने की कोशिश करने वाला है। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई भूख या प्यास से नहीं होने वाली थी, बल्कि उस ठंड से होने वाली थी जो इंसान को मारने से पहले उसे धीरे धीरे सुन्न कर देती है, ताकि उसे एहसास ही न हो कि वो कब हार गया। इंजन के बंद होते ही ओलाव हैंसेन को पहली बार ये एहसास हुआ कि अब उसकी बोट किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं, बल्कि उस समंदर की मर्जी पर चल रही है, जो हर मिनट और ज्यादा ठंडा, ज्यादा खामोश और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। वो घबराया नहीं, क्योंकि पैनिक करने का मतलब था गलत फैसले लेना, और ओलाव इतने सालों के अनुभव से ये अच्छी तरह जानता था कि ठंडे समंदर में सबसे पहले इंसान का दिमाग हारता है, शरीर उसके बहुत बाद में टूटता है। उसने सबसे पहले बोट के अंदर आ रहे पानी को चेक किया, क्योंकि अगर पानी की रफ्तार बढ़ जाती तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो सकती थी। लेकिन फिलहाल पानी धीरे धीरे ही अंदर आ रहा था, जिसका मतलब था कि बोट कुछ समय तक और तैर सकती है। ओलाव ने अपने जैकेट को और कसकर बंद किया, हाथों में दस्ताने डाले और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा कि अभी हालात कंट्रोल से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि जीपीएस अभी भी काम कर रहा था, बैटरी बची हुई थी और जमीन अब भी बहुत दूर नहीं लग रही थी।
जीपीएस की स्क्रीन पर एक छोटी सी लाइन बार बार ब्लिंक कर रही थी, जो ये बता रही थी कि कोस्ट अब भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। और यही वो एक चीज थी जो ओलाव को उस वक्त पूरी तरह टूटने से रोक रही थी। उसने दिमाग में हिसाब लगाया कि अगर बर्फ का बहाव बहुत तेज नहीं हुआ और अगर बोट का डैमेज इससे ज्यादा नहीं बढ़ा तो शायद वो धीरे धीरे बहते हुए भी किसी न किसी तरह जमीन के पास पहुंच सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि वो समंदर अब सिर्फ बह नहीं रहा था, बल्कि अपने साथ बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भी खींच रहा था, जो हर गुजरते घंटे के साथ उसकी बोट के और करीब आते जा रहे थे। ओलाव ने अपने आसपास नजर दौड़ाई और उसे समझ में आ गया कि अब वो किसी एक दिशा में नहीं जा रहा, बल्कि बर्फ के साथ साथ घुमाया जा रहा है, कभी उत्तर की तरफ, कभी पूर्व की तरफ और कभी ऐसे हिस्सों में जहाँ पानी का रंग भी डरावना लगने लगता है। पहली रात उसने बोट के अंदर बैठकर बिताई, जहाँ वो बार बार अपनी उंगलियों को हिलाता रहता था ताकि उन्हें सुन्न होने से बचा सके, क्योंकि वो जानता था कि अगर हाथों की फीलिंग चली गई तो वो बहुत जल्दी अपनी ताकत भी खो देगा। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी सांसों से निकलती भाप उसके चेहरे के सामने ही जमने लगती थी और हर बार जब वो मुंह खोलकर लंबी सांस लेता तो उसके फेफड़ों में जाने वाली हवा किसी बर्फ की सुई की तरह छुपती हुई महसूस होती थी। उस रात ओलाव बिल्कुल भी नहीं सो पाया, क्योंकि जैसे ही वो आंखें बंद करता उसकी बोट किसी बर्फ के टुकड़े से टकरा जाती और वो झटके से उठकर बैठ जाता, इस डर से कि कहीं अगला झटका आखिरी ना हो। सुबह जब हल्की रोशनी दिखाई दी तो ओलाव ने राहत की सांस ली, क्योंकि इसका मतलब था कि वो पहली रात तो किसी तरह निकाल चुका है और उसकी बोट अब भी पानी की सतह पर मौजूद है। लेकिन सुबह का नजारा किसी सुकून से कम नहीं था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और पानी के खुले हिस्से इतने कम हो चुके थे कि उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि अब उसकी बोट एक खुले समंदर में नहीं बल्कि बर्फ के एक चलते हुए जाल में फंस चुकी है। ओलाव ने उस सुबह पहली बार अपने दिमाग में ये सवाल आने दिया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो कितने दिन तक इस ठंड में खुद को जिंदा रख पाएगा, क्योंकि खाना सीमित था, गर्म पानी सीमित था और उसके शरीर की गर्मी हर घंटे कम होती जा रही थी। उसने तय किया कि वो दिन के उजाले में जितना हो सके खुद को एक्टिव रखेगा ताकि शरीर में खून का बहाव चलता रहे, और रात में खुद को जितना हो सके समेट कर बैठेगा ताकि गर्मी बाहर ना निकले। दिन बीतता गया और बर्फ का दबाव बढ़ता गया। हर बार जब बोट किसी आइस फ्लो से टकराती ओलाव का दिल जोर से धड़क उठता, क्योंकि वो जानता था कि लकड़ी की ये बोट स्टील की नहीं है और एक बड़ा झटका सब कुछ खत्म कर सकता है। इसी बीच उसने दूर आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षियों को देखा और उस पल उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगी, क्योंकि जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ अक्सर जमीन भी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन वो उम्मीद उतनी ही जल्दी टूट भी गई, क्योंकि पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गए। दिन ढलने लगा और दूसरी रात करीब आ गई। अब तक ओलाव को ये साफ समझ में आने लगा था कि ये सिर्फ एक मैकेनिकल फेल्योर नहीं है, बल्कि ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है, जिसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई जानवर या भूख नहीं बल्कि वो ठंड है, जो बिना आवाज किए हर मिनट उसे कमजोर बना रही है। और उसी दूसरी रात बर्फ के बीच फंसी अपनी बोट पर बैठे बैठे ओलाव हैंसेन को पहली बार ये एहसास हुआ कि शायद वो उस सफर पर निकल चुका है जहाँ से लौटना उसकी हिम्मत और किस्मत दोनों पर निर्भर करेगा। तीसरे दिन की सुबह जब ओलाव हैंसेन ने अपनी आंखें खोली तो उसे सबसे पहले जिस चीज का एहसास हुआ वो ये था कि अब ठंड सिर्फ उसके शरीर के बाहर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर उतरने लगी थी। और ये वही ठंड होती है जो इंसान को दर्द से नहीं बल्कि सुन्न करके मारती है। उसने अपनी उंगलियां हिलाने की कोशिश की, लेकिन हर मूवमेंट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और के हाथ हों, क्योंकि उनमें अब वो ताकत नहीं बची थी जो पहले दिन थी। और यही वो पल था जब ओलाव को पहली बार डर लगा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसका शरीर उससे पहले हार मान लेगा, जितनी जल्दी वो सोच भी नहीं पा रहा है भी नहीं पा। वो जानता था कि इस तरह की ठंड में सबसे खतरनाक चीज नींद होती है, क्योंकि जैसे ही इंसान गहरी नींद में जाता है शरीर की गर्मी और तेजी से गिरने लगती है और कई बार इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो कब वापस उठने की हालत में नहीं रहेगा। इसीलिए ओलाव ने खुद को जबरदस्ती जगाए रखने का फैसला किया और वो बोट के अंदर बैठे बैठे बार बार अपने पैरों को जमीन पर मारता, हाथों को रगड़ता और खुद से जोर जोर से बातें करने लगा ताकि उसका दिमाग पूरी तरह एक्टिव रहे। उसने थर्मस से थोड़ा सा गर्म पानी निकाला और बहुत धीरे धीरे उसे पिया, क्योंकि वो जानता था कि ये गर्म पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि उसके शरीर को कुछ समय के लिए जिंदा रहने का बहाना दे रहा है। और अगर उसने इसे जल्दी खत्म कर दिया तो आगे के दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं। दिन चढ़ता गया, लेकिन सूरज की रोशनी में भी कोई गर्माहट नहीं थी, क्योंकि आसपास फैली बर्फ सूरज की किरणों को वापस आसमान की तरफ फेंक रही थी और समंदर का ये हिस्सा अब किसी फ्रीजर की तरह महसूस हो रहा था, जहाँ समय भी ठंडा पड़ चुका था। ओलाव ने उस दिन पहली बार अपने दिमाग में दिन गिनने की कोशिश की, क्योंकि जब इंसान को पता होता है कि वो कितने समय से किसी मुसीबत में फंसा है तो उसका दिमाग किसी न किसी तरह एक स्ट्रक्चर पकड़ लेता है और वही स्ट्रक्चर उसे पूरी तरह टूटने से रोकता है।
उसने अपने आप से कहा कि आज तीसरा दिन है और अगर वो तीसरा दिन निकाल सकता है तो शायद चौथा दिन भी निकाल पाएगा। लेकिन उसी के साथ उसके दिमाग में ये ख्याल भी आने लगा कि अगर ये बर्फ उसे इसी तरह बहाती रही तो वो कहाँ जा रहा है और क्या वो कभी किसी इंसान को फिर से देख पाएगा। बर्फ के बीच बहती उसकी बोट अब कई बार इस तरह घूम जाती थी कि उसे दिशा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था और जीपीएस की स्क्रीन पर दिखने वाले सिग्नल अब उसे कोई तसल्ली नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि दूरी कम होने की बजाय कई बार बढ़ती हुई दिखाई देने लगती थी। ये वही पल था जब ओलाव के दिमाग में पहला गलत ख्याल आया कि शायद उसे बोट पर बैठे बैठे इंतजार करने के बजाय कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान का दिमाग खाली बैठना पसंद नहीं करता और खालीपन में वो अक्सर ऐसे फैसले सुझाने लगता है जो हालात को बेहतर नहीं बल्कि बदतर बना देते हैं। उसने अपनी बोट के चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि कुछ दूरी पर बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा उसकी बोट के मुकाबले ज्यादा स्थिर लग रहा था और उसी पल उसके दिमाग में ये विचार आया कि अगर वो किसी तरह उस बर्फ पर पहुंच जाए तो शायद वो वहाँ खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पाए। ये वही ख्याल था जो बाहर से देखने पर समझदारी जैसा लगता है, लेकिन असल में यही वो मोड़ होता है जहाँ से इंसान की जिंदगी गलत दिशा में मुड़ना शुरू करती है, क्योंकि समंदर की बर्फ कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं होती, चाहे वो देखने में कितनी भी मजबूत क्यों न लगे। ओलाव अभी तक इस फैसले पर पहुंचा नहीं था, लेकिन उसका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर चुका था और यही वो खतरनाक स्थिति होती है जब इंसान का शरीर अभी सुरक्षित होता है लेकिन दिमाग धीरे धीरे उसे उस सुरक्षा से बाहर निकालने की तैयारी करने लगता है। तीसरे दिन की रात पहले 2 दिनों से भी ज्यादा ठंडी थी और उस रात ओलाव ने पहली बार महसूस किया कि अगर उसने आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लिया तो वही फैसला तय करेगा कि वो इस समंदर से जिंदा निकलेगा या फिर इसी बर्फ के बीच कहीं खो जाएगा। और उस अंधेरी, ठंडी और खामोश रात में बर्फ से घिरे समंदर के बीच बैठा ओलाव हैंसेन शायद ये नहीं जानता था कि जो फैसला वो आने वाले दिनों में लेने वाला है वही उसकी इस कहानी को एक साधारण सर्वाइवल स्टोरी से बदलकर एक दर्दनाक सबक बना देने वाला है। चौथे दिन की सुबह जब ओलाव हैंसेन ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिमाग में सबसे पहले वही ख्याल था जो पिछली रात उसके साथ साथ जागता रहा था कि क्या वो इस बोट पर बैठे बैठे इंतजार करता रहे या फिर वो फैसला ले जो देखने में खतरनाक है लेकिन उसे उस वक्त सही लग रहा था। कई घंटों तक इसी उधेड़-बुन में फंसा रहने के बाद ओलाव ने आखिरकार वो फैसला ले लिया जो उस वक्त उसे सबसे सुरक्षित लग रहा था, लेकिन जो असल में सबसे बड़ा जोखिम था, और उसने तय किया कि वो बोट छोड़कर पास में मौजूद उस बड़े से आइस फ्लो पर जाएगा जो देखने में मजबूत और स्थिर लग रहा था। उसने बहुत सावधानी से अपनी जरूरी चीजें इकट्ठा की, जैसे थर्मस, थोड़ा सा खाना और अपना जैकेट, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब लेकर वो बर्फ पर ज्यादा देर टिक पाएगा और शायद वहीं से किसी को सिग्नल भी दे सकेगा। जब उसने बोट से पहला कदम बाहर रखा तो उसके पैरों के नीचे की बर्फ से एक हल्की सी चरमराहट की आवाज आई जिसने उसके दिल की धड़कन को और तेज कर दिया। लेकिन उस पल वो पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक बार दिमाग किसी फैसले को सही मान ले तो इंसान पीछे मुड़कर देखने से डरने लगता है। धीरे धीरे बहुत संभल कर वो अपनी बोट से उतरकर उस आइस फ्लो पर खड़ा हो गया और कुछ सेकंड के लिए उसे सच में ऐसा लगा कि शायद ये फैसला सही था, क्योंकि बर्फ का वो टुकड़ा हिल नहीं रहा था और उसके नीचे से पानी की आवाज भी कम महसूस हो रही थी। लेकिन ये सुकून बहुत छोटा था। कुछ ही मिनटों के अंदर उसे एहसास होने लगा कि जिस बर्फ को वो स्थिर समझ रहा था वो असल में एक बहुत बड़े बर्फीले बहाव का हिस्सा है जो धीरे धीरे घूम रहा है और उसकी बोट अब उससे थोड़ा थोड़ा दूर खिसकने लगी है। ओलाव ने घबराकर बोट की तरफ देखा और पहली बार उसे ये डर लगा कि अगर वो बोट उससे ज्यादा दूर चली गई तो वो वापस उस पर चढ़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ठंड में शरीर जितना सुन्न होता जाता है उतनी ही ताकत इंसान के हाथ पैरों से निकलती जाती है। उसने जल्दी जल्दी बर्फ पर चलते हुए बोट के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कदम के साथ बर्फ के नीचे से आने वाली आवाजें उसे ये याद दिला रही थीं कि वो किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि तैरती हुई मौत पर चल रहा है। इसी बीच अचानक बर्फ का एक हिस्सा उसके पैरों के नीचे से खिसकता है और वो अपना संतुलन खो बैठता है और उस एक पल में उसे ये साफ समझ में आ जाता है कि अगर वो पानी में गिरा तो इस ठंडे समंदर में उसका शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे देगा। इसी तरह खुद को संभालते हुए ओलाव वापस उसी आइस फ्लो के बीच में बैठ जाता है और वहीं बैठा बैठा वो अपनी बोट को धीरे धीरे दूर जाता हुआ देखता है, क्योंकि बर्फ और पानी के बहाव ने अब दोनों को अलग अलग दिशाओं में धकेलना शुरू कर दिया था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जहाँ कुछ घंटों पहले तक उसके पास एक तैरती हुई बोट थी जो उसे बचाए रख सकती थी, अब उसके पास सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा था जो ना तो उसे कहीं ले जा सकता था और ना ही उसे लंबे समय तक संभाल सकता था। उसी पल ओलाव हैंसेन को पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि उसने जो फैसला लिया है वो उसे खतरे से बाहर नहीं बल्कि खतरे के बिल्कुल बीच में ले आया है, और इस एहसास के साथ ही उसके अंदर एक ऐसी घबराहट पैदा हुई जिसे ठंड से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अब उसकी लड़ाई सिर्फ मौसम से नहीं थी बल्कि अपने ही उस फैसले से थी जिसे बदलने का उसके पास अब कोई तरीका नहीं बचा था।
उस बर्फ के टुकड़े पर बैठे बैठे ओलाव हैंसेन को अब ये साफ समझ में आ चुका था कि उसकी लड़ाई समंदर से नहीं, ठंड से नहीं, बल्कि उस एक फैसले से थी जो उसने डर और जल्दबाजी में लिया था। क्योंकि अगर वो अपनी बोट पर ही रुका रहता तो शायद हालात इतने बेकाबू कभी होते ही नहीं। घंटे बीतते गए और बर्फ का वो टुकड़ा जिस पर वो बैठा था धीरे धीरे और छोटा महसूस होने लगा, क्योंकि हर गुजरते पल के साथ उसकी टांगों और हाथों की ताकत कम होती जा रही थी और शरीर की गर्मी इतनी गिर चुकी थी कि अब उसे खुद के हाथ पैरों का वजन भी महसूस नहीं हो रहा था। ओलाव ने अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए जोर जोर से खुद से बातें करना शुरू कर दिया, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपने घर के बारे में और कभी उन दिनों के बारे में जब वो इसी समंदर में बिना किसी डर के मछली पकड़ा करता था। क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही उसका दिमाग शांत हुआ ठंड बहुत तेजी से उसे अपने काबू में ले लेगी। लेकिन शरीर अब दिमाग की बात मानने को तैयार नहीं था और कुछ ही देर में उसके दांत अपने आप बजने लगे, सांसें भारी हो गईं और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा, जो इस बात का साफ संकेत था कि हाइपोथर्मिया अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुका है। उसी हालत में उसने दूर कहीं पानी के ऊपर एक परछाई सी हिलती हुई देखी और पहली बार उसे लगा कि शायद कोई जहाज या कोई बोट उसके आसपास से गुजर रही है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें और कमजोर होती गईं, वो परछाई भी धीरे धीरे उसकी नजरों से गायब होती चली गई। उस पल ओलाव को पहली बार ये ख्याल आया कि शायद उसने अपनी जिंदगी का आखिरी सूरज देख लिया है और अगर वो अब यहीं बैठा रहा तो अगली सुबह उसके लिए कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि इस ठंड में इंसान ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, पैरों को बर्फ पर रगड़ा, हाथों को छाती से चिपकाया और खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि उसे बस थोड़ी देर और जिंदा रहना है, क्योंकि कभी कभी बचाव आखिरी पल में ही आता है और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। कुछ ही समय बाद उस धुंध और बर्फ के बीच से एक दूर की आवाज उसके कानों तक पहुंची, जो किसी इंसानी आवाज जैसी लग रही थी और उस आवाज के साथ ही उसने हलचल महसूस की, जैसे आसपास का पानी अचानक बदल गया हो। असल में उस इलाके से एक फिशिंग शिप गुजर रही थी और उसके डेक पर खड़े एक क्रू मेंबर की नजर उस बर्फ के टुकड़े पर बैठे ओलाव पर पड़ गई थी, जो अपनी आखिरी ताकत के सहारे हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था। शिप के क्रू को खुद यकीन नहीं हुआ कि इस तरह की ठंड और बर्फ के बीच कोई इंसान जिंदा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत शिप की स्पीड कम की और बहुत सावधानी से ओलाव तक पहुँचने की कोशिश की, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती थी। जब आखिरकार वो उसे शिप पर खींच पाए तब ओलाव लगभग बेहोश हो चुका था। उसका शरीर पत्थर की तरह ठंडा हो गया था और सांसें इतनी हल्की थीं कि कुछ पलों के लिए क्रू को भी लगा कि शायद वो बहुत देर से पहुंच पाए हैं। उसे तुरंत शिप के अंदर ले जाया गया, गर्म कपड़ों में लपेटा गया और धीरे धीरे उसके शरीर को गर्म किया गया, क्योंकि इस हालत में अचानक ज्यादा गर्मी देना भी जानलेवा हो सकता था। होश में आने के बाद ओलाव ने सबसे पहले जो शब्द बोले वो किसी बहादुरी की कहानी नहीं थे, बल्कि बस एक सादा सा सच था कि अगर वो उस बोट पर ही रुका रहता, अगर उसने इंतजार किया होता तो शायद उसे ये सब सहना ही नहीं पड़ता। बाद में जब उसकी पूरी कहानी सामने आई तो ये पता चला कि वो करीब 76 दिनों तक बर्फ के साथ बहता रहा था और उन 76 दिनों में उसका सबसे बड़ा दुश्मन ना भूख थी ना प्यास, बल्कि वो एक फैसला था जो उसने गलत वक्त पर लिया था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी जिंदगी में हमारे पास सब कुछ होता है, मदद पास होती है, संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन डर और जल्दबाजी हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो हालात को बेहतर नहीं बल्कि और भी बदतर बना देते हैं। क्योंकि सर्वाइवल हमेशा ताकत का खेल नहीं होता, कई बार ये सिर्फ सही जगह पर रुक जाने का नाम होता है।